नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर में 22 मई 2021 के न्यूज़पेपर में से, जो कि आपके आगामी एग्जाम CHSL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, CPOSI, दिल्ली पुलिस, NTPC, इंटेलिजेंस ब्यूरो, UPSI and other state services like UPPSC, बिहार, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, MP के साथ साथ बैंकिंग सर्विसेज के करंट अफेयर के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं आज के नेशनल अफेयर्स यानी राष्ट्रीय मामलों में। पहली खबर है साइबर अटैक ऑन एयर इंडिया, 45 लाख पैसेंजर्स क्रेडिट कार्ड एंड पासपोर्ट लीक। तो दोस्तों, एयर इंडिया पैसेंजर सर्विस सिस्टम प्रोवाइडर सीता SITA फेस्ड ए साइबर अटैक इन फरवरी दिस ईयर। यानी यह जो एयर इंडिया की यात्री सेवा प्रणाली प्रदाता सेवा सीता ने इस वर्ष फरवरी में एक साइबर हमले का सामना किया है। इसमें 4.5 मिलियन पैसेंजर्स के डाटा लीक हुए हैं। यानी यात्रियों के क्रेडिट कार्ड के साथ हैकरों ने निजी जानकारियां भी चुरा ली है, यानी पर्सनल इंफॉर्मेशन को भी उन्होंने चुरा लिया है। तो इस तरह से ए स्टेटमेंट issued बाय एयर इंडिया स्टेट दैट पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ एयर इंडिया पैसेंजर्स हैज बीन लीक्ड बिटवीन 11th अगस्त 2011 टू 3rd फरवरी 2021। तो ये जो आंकड़ा जो एयर इंडिया ने जारी किया है, उस बयान में बताया है कि यह जो डाटा लीक हुआ है 11 अगस्त 2011 से लेकर 3 फरवरी 2021 के बीच की है, और इससे यात्रियों की निजी जानकारी भी लीक हुई है, जिसमें उनका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर या फोन नंबर, पासपोर्ट की जानकारी है, टिकट की जानकारी है, क्रेडिट कार्ड डाटा भी उसमें शामिल है। तो इस वजह से जो है काफ़ी चिंता जताई जा रही है। तो एयर इंडिया ने कहा है कि हम अपने डाटा प्रोसेसर पर लगातार उसमें सुधारात्मक कदम उठा रहे हैं, यानी इसको करेक्ट कर रहे हैं। हम यात्रियों से अपील करेंगे कि वे अपने व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने पासवर्ड चेंज करें। तो यानी यह बहुत ही आवश्यक हो गया। एयर इंडिया ने कहा है कि अपने जो पासवर्ड हैं पैसेंजर्स को उसे चेंज करने के लिए कहा है, इससे उनको आसानी से वह हैक ना कर सकें। तो यह ऑनलाइन फ्रॉड होता क्या है, क्या इसमें पैसा चला जाएगा? तो एयर इंडिया हैज सेड दैट द नेम, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट रिटन ऑन द क्रेडिट कार्ड हैव बीन स्टोलन इन द साइबर अटैक, बट द कार्ड CVV नंबर इज नॉट रिकॉर्डेड विद द डाटा प्रोसेसर। तो इसलिए यहाँ पर एक मतलब कह सकते हैं कि उसमें जो CVV नंबर होता है, आप लोग देखे होंगे, आप लोगों के पास जो कार्ड होगा तो पीछे CVV नंबर लिखा होता है। अगर वह चोरी नहीं हुआ है तो इतनी आसानी से आपके पैसे ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे में क्रेडिट कार्ड ब्यौरे का इस्तेमाल ऑनलाइन फ्रॉड में नहीं हो सकता। तो यहाँ पर यह एक तरह से देखा जाए तो उतनी चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन नाम, उनके जो है पास, कह सकते हैं कि उनका डेट ऑफ बर्थ, इन सब वजहों से, अन्य चीज़ों पर यह लोग कोशिश करके आपके डेटा के माध्यम से और गलत कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, यह हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिक्योरिटी, यानी किसकी होती है सुरक्षा की जिम्मेदारी? तो द लास्ट वीक ऑफ फरवरी साइबर अटैक ऑन सीताज सर्वर इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो फरवरी में आखिरी सप्ताह में स्विट्जरलैंड के जिनेवा स्थित सीता के सर्वर में यह साइबर हमला हुआ था। तो यह जो सीता एक्ट्स एज ए डाटा प्रोसेसर ऑन बिहाफ ऑफ एयर इंडिया टू प्रोवाइड पैसेंजर सर्विसेज, यानी ये जो SITA जो ग्रुप है, यह एयर इंडिया की तरफ से डाटा प्रोसेसर का वर्क करता है और यात्रियों के डाटा को अपने सर्वर पर आगे सेवाएं देने के लिए सेव करने और सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी इसी की होती है। हालांकि सीता ने डाटा लीक की पहली सूचना 25 फरवरी को ही दे दी थी। तो इस तरह से सीता जो है स्विट्जरलैंड स्थित एक प्रौद्योगिकी कंपनी है, यानी SITA इज ए स्विट्जरलैंड बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी
specializing in air transport, communication, and information technology. The company was started by 11-member airline and now has over 2,500 customers in more than 200 कंट्रीज। तो इसका यही काम ही है। तो एयर इंडिया 2017 में अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करने के लिए सीटा के साथ एक समझौता किया ताकि वह स्टार एयरलाइंस में शामिल हो सके। दोस्तों अब बढ़ते हैं दूसरी महत्वपूर्ण खबर की ओर। झारखंड, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, झारखंड बिहार का पार्ट था, यानी 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग प्रांत बना था। यानी वर्ष 2000 में 3 राज्यों का गठन, यानी वर्ष 2000 तक 25 स्टेट हुआ करते थे। इसमें 3 स्टेट जुड़े थे। कौन कौन से? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। तो 1, 9 और 15 याद रखिएगा, यानी 1, 9 एंड 15। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ एमपी से अलग हुआ था, 9 नवंबर को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से एंड 15 नवंबर को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। तो अब वर्तमान में अगर बात की जाए तो टोटल 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी स्टेट हैं। ये भी पॉइंट याद रखा करिए, क्योंकि 29 राज्य हो गए थे तेलंगाना बनने के बाद, लेकिन जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ जाने की वजह से फिर जो है 28 राज्य ही रह गए हैं। हालांकि 7 जो है पहले केंद्र शासित प्रदेश थे, 2 बढ़ गए तो 9 हो गए, लेकिन दादर नगर हवेली और दमन दीव 1 में मर्ज हो गए, जिसकी वजह से एट प्रेजेंट टाइम 8 यूनियन टेरिटरी स्टेट एंड 28 स्टेट हैं। तो टोटल देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 100 शहरों में चल रहे स्मार्ट सिटी मिशन की योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रगति के आधार पर केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने हाल ही में रैंकिंग जारी की है। याद रखना यहीं पर एक पॉइंट और भी है कि स्मार्ट सिटी मिशन किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो यह ध्यान रखेंगे, शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन। इस रैंकिंग में झारखंड फर्स्ट पोजीशन पर है। दोस्तों 100 शहरों की सूची में झारखंड की कैपिटल रांची बहुत ही खूबसूरत शहर है। अगर आप रांची पहुंचते हैं तो वहीं लिखा रहता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आपका स्वागत है, यानी कर्क रेखा पर स्थित है यह रांची शहर। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 8 इंडियन स्टेट, दैट इज राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अब यहीं पर अब देखिए कि इसकी कैपिटल रांची एकदम सबसे नजदीक है। फिर उसके बाद बात की जाए तो जयपुर नॉर्थ में है, त्रिपुरा की अगरतला नॉर्थ में है, मिजोरम की आइजोल नॉर्थ में है, विच इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ धालेश्वरी रिवर, एंड अदर स्टेट कैपिटल इन साउथ, यानी कैलकाटा, छत्तीसगढ़ की रायपुर, मध्य प्रदेश की भोपाल और गुजरात की गांधीनगर। तो इस तरह से यह भी कभी कभी पूछ लेता है, तो इस पॉइंट को भी याद रखना। तो रांची लगातार बढ़त के साथ 12th रैंक पर है। इसी सूची में दिल्ली 11वें स्थान पर है, बिहार 27 रैंक पर है। तो शहरों की सूची में न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 41 एंड बिहार की कैपिटल पटना 68 रैंक पर है। दोस्तों स्मार्ट सिटी योजना क्या है? इसके तहत 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का निर्णय लिया गया है, यानी अंडर दिस प्रोग्राम गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू मेक 100 cities in country as a smart city। और 25 जून 2015 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट सिटी योजना को पेश किया था या हमारे देशवासियों के लिए प्रस्तुत किया था। इसमें कम से कम एक स्मार्ट सिटी प्रत्येक राज्य में हो, ऐसा पैमाना तैयार किया गया। उस समय केंद्र ने प्रत्येक राज्यों को 15 दिन का नोटिस दिया था कि वो लोग अपने राज्यों के बारे में बताएं कि किस शहर को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत लाएंगे। तो इस तरह से यह पैमाना तैयार करता है और यह शहरी योजना यानी दिस स्कीम कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंटरनेशनल अफेयर्स में। नेपाल प्रेसिडेंट डिसॉल्व पार्लियामेंट, फ्रेश इलेक्शन इन नवंबर। यानी दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा कि नेपाल में राजनीतिक नूरा कुश्ती लगातार चल रही थी। केपी शर्मा ओली साहब विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से उनको पद से
से त्यागपत्र, यानी वह प्रधानमंत्री पद से हट गए थे। फिर अन्य पार्टियों को मौका दिया गया, लेकिन उन लोगों के पास भी बहुमत हासिल न होने की वजह से फिर से केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन अब वहां की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने संसद को भंग कर दिया है और 12 से 19 नवंबर के मध्य मध्यावधि चुनाव। इसका क्या मतलब है? मिड टर्म इलेक्शन। अगर हम भारत के कॉन्टेक्स्ट देखते हैं तो भारत में भी 3 प्रकार के इलेक्शंस होते हैं, यानी एक को कहा जाता है आम चुनाव कहा जाता है, एक को कहा जाता है मध्यावधि चुनाव और एक को कहा जाता है उपचुनाव। यानी आम जनरल इलेक्शन तब होते हैं जब सरकार अपना कार्यक्रम यानी कार्यकाल यानी टेन्योर अपना, जैसे 5 ईयर का है या 6 ईयर का है, जैसे अपने भारत में 5 ईयर का है, तो जब टेन्योर अपना पूरा करती है तो आम चुनाव कराए जाते हैं हर 5 वर्ष पे। इसी तरह से अगर सरकार विश्वास मत हासिल नहीं कर पाती है, अल्पमत में आ जाती है, तब सरकार गिर जाती है, तो यानी संसद भंग हो जाती है, तो बीच में ही इलेक्शन यानी लोकसभा भंग हो जाती है, तो बीच में ही इलेक्शन कराया जाता है, उसको मिड टर्म इलेक्शन कहते हैं। और यदि कोई सांसद या विधायक वह पद रिक्त हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, या वह त्याग पत्र दे देता है, या किसी घटना में लिप्त पाया जाता है तो उसे त्यागपत्र देना होता है, तो ऐसे में वह खाली पद को 6 माह के अंदर चुनाव कराए जाते हैं, तो उसको बाई इलेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? मिड टर्म इलेक्शन हो रहा है। तो इस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की संसद को भंग करने की सिफारिश का समर्थन किया और संसद भंग कर दी गई। मध्यावधि चुनाव की तारीखों की घोषणा नेपाल के संविधान के आर्टिकल 76(7) के अनुसार की गई है। यह भी फैक्ट है, इसे याद रखेंगे। अब नेपाल के राजनीतिक संकट ने शुक्रवार को उस समय नाटकीय मोड़ लिया जब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति को सांसदों से समर्थन पत्र सौंपकर नई सरकार के गठन के लिए अलग अलग दावे किए थे। तो इस तरह से कोई भी पार्टी सरकार बनाने की कह सकते हैं स्थिति में नहीं थी। यही कारण है कि संसद भंग कर दी गई। अब नवंबर में फिर से इलेक्शन कराए जाएंगे। और जैसा कि दोस्तों आपको पता है, नेपाल हमारा पड़ोसी राज्य है, रोटी बेटी का संबंध है, ये नेपाल है। तो नेपाल की सीमा चीन और तिब्बत को स्पर्श करती है, इधर से हमारे राज्यों को स्पर्श करता है। और यह देख सकते हैं, यह नेपाल है, चीन है, तिब्बत और भारत। और भारत के राज्य अगर बात की जाए तो उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है एंड सिक्किम, यानी 5 स्टेट्स कह सकते हैं, यानी 5 इंडियन स्टेट टचेज किसकी बाउंड्री? नेपाल बाउंड्री। यहीं पर कंचनजंगा चोटी है। आपको पता होगा कि भारत की हाईएस्ट पीक कंचनजंगा विच इज सिचुएटेड इन ग्रेटर हिमालय और 8595 मीटर इसकी हाइट है, और जो कि बाउंड्री बनाती है नेपाल एंड सिक्किम के बीच। सिक्किम की कैपिटल गैंगटोक है। यहीं पर आगे वेस्ट बंगाल यहाँ तक टच करता है, तो यह ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में हाई अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल फाउंड इन किलर व्हेल फिशेज। तो दोस्तों किलर व्हेल फिशेस के शरीर में बहुत सारे खतरनाक रसायन पाए गए हैं। वैज्ञानिकों ने अभी हाल ही में शोध किया है। तो किलर व्हेल मछलियों में उच्च मात्रा में हानिकारक केमिकल्स मिले हैं। दोस्तों साइंटिस्ट हैव फाउंड न्यू टाइप्स ऑफ ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स इन द टिश्यूज ऑफ दिस किलर व्हेल नियर नॉर्वे। कहां पर? नॉर्वे के नजदीक में। विच आर ऑल्सो गोइंग इन टू देयर चिल्ड्रंस बॉडी, यानी इन जो किलर वेल्स हैं इनकी शरीर में जो है टिश्यूज में नई तरीके के ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स जो है मिले हैं, और यह उनके बच्चों के शरीर में भी पाए गए हैं। तो यह जानकारी हाल ही में जर्नल एनवायरमेंटल टैक्सिकोलॉजी एंड केमिस्ट्री में के शोध में सामने आई है। दोस्तों किलर व्हेल और ओरका, इसे ओरका भी कहते हैं किलर व्हेल को। ये ध्यान रखेंगे, किलर व्हेल को ओरका के नाम से। क्यों? यह काफी इसका जीवन सीधा साधा होता है, यानी नाम के विपरीत, नाम है किलर लेकिन यह कातिलाना स्वभाव की नहीं होती हैं। तो ये ओरका समुद्री डॉल्फिन परिवार से संबंध रखती हैं, जिसमें यह सबसे बड़ी होती हैं, और यह काफी समझदार जीव होता है जो अन्य जीवों का शिकार करती हैं, और अपने नाम के विपरीत यह कह सकते हैं कि इनका नेचर प्रेडेटर इन नेचर। और दोस्तों देयर आर 4 टाइप्स ऑफ किलर व्हेल
यानी 4 प्रकार की देख रहे हैं ना, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी एंड टाइप डी। तो टाइप ए में क्या होता है, दे आर द लार्जेस्ट ब्लैक एंड व्हाइट एंड हैव ए व्हाइट स्पॉट नियर देयर आई। इनके आंखों में सफेद धब्बा होता है। इट इज यूजुअली हंट मिंक व्हेल। ये लोग जो है मिंक व्हेल का शिकार करती हैं, उन्हें ही खाती हैं। और टाइप बी क्या होता है, दे आर स्मॉलर देन टाइप ए, यानी यह टाइप ए की अपेक्षा छोटी होती हैं। एंड आर लाइट ब्लैक एंड बिग वाइट, और द स्पॉट नियर देयर आईज इज रिलेटिवली लार्ज। इनका थोड़ा सा बड़ा होता है, और ये भी सील मछलियां खाती हैं। इसी तरह से टाइप सी है, यह सबसे छोटी होती हैं, हल्के काले और मटमैले रंग की होती हैं। इनकी आंख के पास एक तिरछी धारी होती है, और यह अब तक अंटार्कटिक कॉड खाते हुए इनको देखा गया है। और यह काले और सफेद रंग की होती हैं, मुख्यतः खुले समुद्र में रहती हैं। तो दोस्तों यह जो है ओरका या इसे किलर व्हेल कहा जाता है, यह मनुष्य को नहीं डिस्टर्ब करती हैं, मनुष्य का शिकार नहीं करती हैं। अगर उन्हें ज्यादा परेशान करते हैं तो अपनी बचत के लिए ऐसा करती हैं। तो शोधकर्ताओं को इन किलर व्हेल के ऊतकों में मानव निर्मित केमिकल्स के भी सबूत मिले हैं, यानी मानव किसी भी पक्षी, पशु, जीव जंतु या पर्यावरण किसी को भी नहीं छोड़ा है। हर व्यक्ति मानव से ग्रसित है। द रिसर्चर हैव आल्सो फाउंड एविडेंस ऑफ मैन मेड केमिकल इन दीज किलर व्हेल्स। और इन विषैले केमिकल्स के बारे में माना जाता है कि यह इंसानी स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो हालांकि समुद्र के स्तनधारी जीवों के स्वास्थ्य को यह PFAS केमिकल किस हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं, इस बारे में अभी कोई डेटा नहीं है। लेकिन केमिकल जंगली जीवों में प्रजनन क्षमता और उनके हार्मोन को इफेक्ट डाल सकते हैं। इन एडिशन कह सकते हैं कि इसके साथ ही इन मछलियों के शरीर में पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल यानी PCBs हैव आल्सो बीन फाउंड इन द बॉडीज ऑफ दीज फिश, यानी इनके शरीर में यह भी पाया जा रहा है, जो कि प्रतिबंधित कर दिया गया है। अध्ययन में यह भी देखा गया है कि 8 किलर व्हेल्स में से 7 मछलियों की चर्बी में उच्च मात्रा में PCB यानी पॉलीक्लोराइनेटेड बाइफिनाइल PCB के अंश मिले हैं। और इन समुद्री स्तनधारियों के शरीर में यह केमिकल विषाक्त प्रभावों को प्रस्तावित सीमा से ज्यादा थे। तो इस तरह से कहा जा रहा है कि इस शोध से जुड़े जो पहली पंक्ति के शिकारी जीवों में शरीर में मिले जो प्रदूषक है उसका स्तर एक गंभीर चिंता का विषय है। यह न केवल इन पारिस्थितिकी तंत्र पर बढ़ते केमिकल के असर को दिखाता है, साथ ही यह भी स्पष्ट करता है कि हमारे इन्वायरमेंट में इन केमिकल्स की बढ़ती मात्रा जो वातावरण के जीवों के शरीर में पहुंच रहे हैं और इन प्रवासी जीवों से दूसरे जीवों में भी जा सकते हैं। इससे हमारा समुद्री जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें रहने वाले जीव जंतुओं के वातावरण या उनमें जो है कह सकते हैं कि संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और इन हानिकारक केमिकल के प्रयोग को बंद करने के लिए स्टॉकहोम कन्वेंशन और मरकरी के प्रयोग के लिए सीमित करने के लिए जापान के मिनीमाता में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस संपन्न हुआ था, जिसे मिनीमाता कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। इसके बावजूद दुनिया के कई देशों में अभी भी इन हानिकारक केमिकल्स का प्रयोग यूज हो रहा है, जो स्वास्थ्य और पर्यावरण हेल्थ एंड एनवायरनमेंट के लिए बिग डेंजर है, जिसको नियंत्रित और नियमित करना बहुत ही जरूरी हो गया है। और इस सोच से जुड़े शोधकर्ताओं को यह मानना है कि आर्कटिक में इन हानिकारक केमिकल्स की नियमित निगरानी करनी पड़ेगी, जिससे कि पर्यावरण पर पड़ने वाले इनके प्रभावों को कंट्रोल किया जा सके। ये ध्यान रखेंगे। अब यहां पर देखिए पॉइंट्स दिया गया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों वेरियस नेशनल इंटरनेशनल पर्सनालिटी इन न्यूज में हम बात करेंगे। कोरोना पॉजिटिव एनवायरमेंटलिस्ट सुंदरलाल बहुगुणा पास्ड अवे। दोस्तों 94 ईयर ओल्ड एडमिटेड इन एम्स ऋषिकेश डाइड एट 12 नून ऑन फ्राइडे, यानी कल ही उनकी मृत्यु हुई है। सुंदरलाल बहुगुणा वाज इन्फेक्टेड विथ कोरोना। ही हैड pioneered द चिपको मूवमेंट, यानी उन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। चिपको आंदोलन के प्रमुख कह सकते हैं नेता थे। इन्हें विभिन्न प्रकार के सम्मान 2009 में पद्म विभूषण, यानी कह सकते हैं सबसे हाईएस्ट अवार्ड क्या होता है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो होता है भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण होता है, यानी पद्म विभूषण, पद्म श्री, पद्म भूषण। तो इसमें से सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यह
पा चुके हैं। 1999 में गांधी सेवा सम्मान, 1998 में पहल सम्मान, 1989 में डॉक्टर की उपाधि इनको आईआईटी रुड़की ने दिया था। 1987 में जो है इनको लाइवलीहुड चिपको आंदोलन के लिए दिया गया था, राइट लाइवलीहुड। और 1986 में जमुना लाल बजाज पुरस्कार भी इन्हें मिला था। 1927 में इनका जन्म हुआ था। भागीरथी नदी के किनारे बसे मरोड़ा गांव में यह पैदा हुए थे। इनके पिता अंबादत्त बहुगुड़ा टिहरी रियासत में वन अधिकारी थे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, इंडियन ओरिजिन अनवी भूटानी इलेक्टेड ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट। तो अनवी भूटानी यहाँ पर जैसा कि चित्र आप देख रहे हैं, इंडियन ओरिजिन स्टूडेंट हैं, एंथ्रोपोलॉजी एट मैगडेलन कॉलेज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, to fight for student right after being elected the new president of Oxford Student Union। यानी बाई इलेक्शन में यह चुनी गई हैं। अध्यक्ष चुने जाने के बाद छात्रों के अधिकारों के लिए लड़ने का इन्होंने संकल्प लिया है। और शिक्षण 2021-22 के लिए उपाध्यक्ष जो निर्वाचित हुई हैं वाइस प्रेसिडेंट देविका, और तथा ट्रस्टी निर्वाचित हुई हैं धीति गोयल, यह भी इंडियन ओरिजिन की हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इंडियन ओरिजिन के लोग विश्व में बहुत जगह अपना नाम कर रहे हैं। तो इस तरह से अनवी ऑक्सफोर्ड छात्र संघ में नस्लीय जागरूकता एवं समानता अभियान की वह सह अध्यक्ष एवं ऑक्सफोर्ड इंडिया सोसाइटी की भी अध्यक्ष हैं। और नेक्स्ट है मार्था कूमे बिकेम केनियाज फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस। दोस्तों कीनिया देश सुना होगा, कीनिया की राजधानी नैरोबी है। यह इक्वेटर देश यानी विषुवत रेखा से गुजरता है। अफ्रीका महाद्वीप के देश जैसे आप देखेंगे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों गुजरती है। तो यहाँ पर कीनिया स्थित है। यानी यहाँ पे याद करने के लिए इसको ध्यान रखेंगे, GCCUKS, यानी G फॉर गैबन, C फॉर कांगो, अनदर C फॉर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, कीनिया एंड सोमालिया। तो कीनिया की राजधानी नैरोबी है, सोमालिया की मोगादिशु है। तो यह कीनिया की पहली महिला है। इवन पूर्वी अफ्रीका यानी ईस्टर्न अफ्रीका होगा ना, तो पूर्वी अफ्रीका की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश और न्यायपालिका प्रमुख नियुक्त की गई हैं। इनका नाम है जज मार्था कूम। तो सुश्री कूम ने देश के सबसे प्रमुख वकीलों और शिक्षाविदों सहित 9 अन्य उम्मीदवारों में मुख्य न्यायाधीश का पद जीता है। तो कूमे जो है 61 year old है, has a distinguished career with more than 33 years in private legal practice and as a member of the judiciary। दोस्तों यह अब कीनिया के बारे में ही जान लीजिए। कीनिया गणतंत्र पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक देश है, इक्वेटर से गुजरते हुए यानी सीमा होते हुए। नॉर्थ में इसके इथोपिया है, उत्तर पूर्व में सोमालिया है, दक्षिण में तंजानिया है, पश्चिम में युगांडा है। और विक्टोरिया लेक को 3 देशों की सीमा टच करती है, युगांडा, कीनिया एंड तंजानिया। यहीं से नील नदी निकलती है, यह ध्यान रखेंगे। और उत्तर पश्चिम में सूडान की कैपिटल क्या है? खार्तूम। सोमालिया की मोगादिशु, इथोपिया की आदिस अबाबा है, तंजानिया की डोडोमा कैपिटल है, और कीनिया की नैरोबी है ही। वहां की जो करेंसी है शिलिंग है, और कीनिया के राष्ट्रपति उहुरु केन्याटा हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों बैंकिंग से संबंधित जो खबर है, गौतम अडानी बिकेम एशिया सेकेंड वेल्थिएस्ट पर्सन। एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति हो गए हैं दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी। चीन के जोंग शानसान को पीछे छोड़कर एशिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स हो गए हैं। गौतम अडानी की कुल संपत्ति 66.5 अरब डॉलर है, वहीं चीन के जोंग शानसान की 63.6 अरब डॉलर है। इस तरह में एशिया के सबसे रईस व्यक्ति मुकेश अंबानी हैं। गौतम अडानी के जो नेटवर्थ है 67.6 अरब डॉलर है, और वह अब एशिया में केवल मुकेश अंबानी से पीछे हैं। और विश्व स्तर पर भी बात की जाए, गौतम अडानी का जो रैंक है 14th है, जबकि 13 मुकेश अंबानी का है। और टॉप 5 में याद रखिएगा जेफ बेजोस हैं, सेकंड पे एलन मस्क हैं, थर्ड पे बर्नार्ड अर्नोल्ट हैं, एंड फोर्थ पे बिल गेट्स हैं, फिफ्थ पे मार्क जुकरबर्ग हैं, याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, हीरो ग्रुप लॉन्चेज एजुकेशन टेक्नोलॉजी वेंचर हीरो वायर्ड। दोस्तों मुंजाल फैमिली लेड हीरो ग्रुप हैज लॉन्च ए न्यू एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप, जिसका नाम क्या है? हीरो वायर्ड, दैट विल ऑफर एन इन टू इन लर्निंग इकोसिस्टम। इस नए एडटेक
उद्यम के माध्यम से हीरो ग्रुप का लक्ष्य एडटेक स्पेस में इंटर करना है। हीरो वायर्ड हैज पार्टनर्ड विथ टॉप ग्लोबल यूनिवर्सिटीज सच एज मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में और सिंगुलैरिटी यूनिवर्सिटी to offer full-time and part-time program in finance and financial technology, game design, integrated program in data science, machine learning and artificial intelligence, entrepreneurial thinking and innovation and full stack development। तो इतने लोगों के साथ इसका यह शुरू किया है और यह द प्लेटफॉर्म विल ऑफर लर्नर ओवरऑल प्रोफेशनल डेवलपमेंट टू मेक देम इंडस्ट्री रेडी फॉर एम्प्लॉयमेंट। यानी इस प्लेटफॉर्म को शिक्षार्थियों को रोजगार के लिए, उद्योग के लिए तैयार करने के लिए समग्र व्यावसायिक विकास की पेशकश करेगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों स्पोर्ट न्यूज में। इंडियन वुमेन्स बैडमिंटन ड्यू ऑफ पलक एंड पारुल क्वालिफाइड फॉर द पैरा ओलंपिक्स। यहां पर देख सकते हैं पलक एंड पारुल यानी पलक कोहली और पारुल परमार की महिला युगल जोड़ी ने टोक्यो पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई कर इन खेलों में जगह बनाने वाली भारत की पहली बैडमिंटन जोड़ी बन गई है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि BWF ने ओलंपिक में उन्हें क्वालिफाई कर दिया है और पलक और पारुल की जोड़ी ने महिला युगल के पैरा बैडमिंटन के LL3 एंड SU5 जो कैटेगरी है क्वालिफिकेशन हासिल किया है। इस वर्ग को पहली बार पैरालंपिक में जोड़ा गया है फर्स्ट टाइम और इस जोड़ी को विश्व रैंकिंग में 6 स्थान मतलब 6 रैंक है और BWF रैंकिंग की शीर्ष 6 जोड़ियों ने ही ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। और इसके साथ साथ SL3 एंड SL5 वुमेन्स डबल पलक इज वेटिंग फॉर द ओलंपिक टिकट इन द SUP कह सकते हैं इसको सुपर 5 या SU5 जो है सिंगल कैटेगरी के लिए भी, चूंकि उनकी जो रैंक है 11th है वर्ल्ड रैंकिंग, तो उसके लिए भी वह प्रयासरत हैं, यह ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण दिवस। आज इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे है 22 मई को। दोस्तों पृथ्वी पर मौजूद जंतुओं और पौधों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए तथा जैव विविधता के मुद्दों के बारे में लोगों में जागरूकता और समझ के लिए एवरी ईयर यानी हर साल 22 मई को इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है और यह 20 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रस्ताव पारित करके इसे मनाने का शुरुआत किया गया था। इस पर 193 कंट्रीज ने हस्ताक्षर किए थे और दोस्तों इनफैक्ट on 22 May 1992 the text of convention on biodiversity was accepted in the Nairobi Act. That is why 22 May has fixed the celebration this day। यानी यह जो नैरोबी एक्ट में जैव विविधता पर जो पाठ को स्वीकार किया गया था कब 22 मई को, यही कारण है कि 22 मई का दिन निर्धारित किया गया। और इस बार का जो थीम है यह बहुत इंपॉर्टेंट है, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, हम समाधान का हिस्सा हैं, इस बार का थीम है। अब बढ़ते हैं दोस्तों लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट। जैसा कि आप लोगों की ही मांग पर जलप्रपात वाटरफॉल, कल हमने बताया था वाटरफॉल होता क्या है और विश्व के जलप्रपातों की चर्चा की थी। आज हम भारत के प्रमुख जलप्रपातों की चर्चा कर रहे हैं। जैसे चूलिया जलप्रपात, यह चंबल नदी पर है। कहां पर? राजस्थान में है। और चंबल नदी कहां से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के मऊ से निकलती है। चंबल नदी विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो बैडलैंड टोपोग्राफी का निर्माण करती है। इस पर बांध हैं गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर। इसी तरह से नोह कलकाई जो है जलप्रपात है, बहुत ही सुंदर जगह है मेघालय में। यह बारिश के पानी से जब इकट्ठा होता है, गिरता है, तो यह जलप्रपात का रूप ले लेता है। इसी तरह से हुंडरू जलप्रपात, झारखंड में बहुत सारे जलप्रपात हैं। दशमफाल, हुंडरू, यह जो है सुवर्ण रेखा नदी पर है। रजरप्पा, दामोदर और भैरव नदी के जो है पानी से यह बहकर बनता है, झारखंड में है। और बरेही पानी, यह बुधुलंग नदी के मार्ग में, बुधल बलंग नदी है वहां पर उड़ीसा में, वहीं बनता है। डुडुमा जो है मुचकुंद रिवर है, वहां पर उसके नदी के प्रवाह से यह बनता है उड़ीसा में। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा में है और नर्मदा नदी पर है। जबलपुर में जाएंगे, बहुत ही सुंदर लगता है भेड़ा घाट, धुआंधार जलप्रपात। कपिल धारा, ये भी नर्मदा नदी पर है, अमरकंटक पर है। वज्राई उर्मोडी नदी पर है, महाराष्ट्र में है। अंबोली हिरण्यकेशी नदी पर है, महाराष्ट्र में ही है। और दोस्तों होगेनक्कल
कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है। पैकारा नदी है, ऊटी तमिलनाडु उटकमंड पर स्थित है। और इसी तरह से जोग जलप्रपात, इसे गरसप्पा जलप्रपात भी कहते हैं, महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, कर्नाटक में है। शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम परियोजना भी है, कावेरी नदी पर ही है, कर्नाटक में है। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है, गोवा और कर्नाटक की बाउंड्री पर है। और दोस्तों कूचिकल, यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 455 मीटर है, जबकि जोग जो है 255 मीटर है। गोकक जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी घाट प्रभा पर स्थित है, और कूचिकल वाराही नदी पर है। इसी तरह से मेके दातु कावेरी नदी पर है। चित्रकोट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है, आयतन के आधार पर सबसे बड़ा है, और यह वॉल्यूम के आधार पर छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती नदी। इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। तीन प्रमुख चक्रवातों की चर्चा की है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही सुंदर उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में हैं मोहम्मद हसन, रोली सरोज, अंकिता राठौर, मंटू कुमार, रेनू बाला, नीतू गौतम, एवी इनसाइट, मधु आशुतोष, विन्नी, अन्वेषा मुखर्जी, चांदनी कुमारी, पुष्पांजलि शर्मा, ज्योति गर्ग, नीरज यादव, रुपिंदर कौर, सरबर्था बनर्जी, अनुराग उपाध्याय, पूर्णिमा जायसवाल, निखिल पासवान, आयशा रहमान, शिवाजी गारे, विनोद जायसवाल, सूरज उपाध्याय, विवेक यादव, सचिन वशिष्ठ, निधि राठौर, श्रवण खालिंग, हेमंत शर्मा, अनुपम मौर्य, रवि पटेल, संगीता सिंह, राजवंत मनीषा, तोहफा शबा तश्कीन, संजय नेगी, नाइम अंसारी, हफ्सा लश्कर, विवेक शुक्ला। इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिए हैं। आशा करता हूं कि आज और ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तर देंगे। तो आप लोगों के सामने पहला प्रश्न है, रिसेंटली विच एयरलाइंस became a victim of cyber attack leading to the hacking of passengers personal data? Indigo, एयर इंडिया, स्पाइसजेट या विस्टारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, which state has ranked first in the recently released ranking based on the progress of implementation of the smart city missions scheme? बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, which animal is known by the name ओरका? ओरका के नाम से ब्लू व्हेल को जाना जाता है, कि हम्प बैक व्हेल को, कि बेलुआ व्हेल को, या किलर व्हेल को? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैड पॉइनियर्ड द चिपको मूवमेंट? गौरा देवी, बाबा आमटे, मेधा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुड़ा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज लॉन्च्ड ए न्यू एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कॉल्ड हीरो वायर्ड? कि एक नई प्रौद्योगिकी स्टार्टअप शुरू किया किस कंपनी ने? बजाज ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन appointed as the first female chief justice of the East African country Kenya? मार्था कुमे, मार्था मसाई, नोंगजी ओकोंजो, नजला अल मंगोशु? नेक्स्ट क्वेश्चन है, which Indian industries has been declared as the second richest person in Asia? गौतम अदानी, शिव नाडर, दिलीप सांघवी, उदय कोटक? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has become India's first badminton duo to make it to the पैरालंपिक गेम? सुकांत कदम और मनोज सरकार, राजकुमार और मनोज भगत, रमेश टीकाराम और अबू हबैदा, पलक कोहली और पारुल परमार? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, when is International Biodiversity Day celebrated? 18th May, 20 May, 21 May and 22 May? Next question and last question, on which river is the धुआंधार Falls located? गंगा रिवर, नर्मदा, कावेरी या गोदावरी? तो इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगेगा, और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ध्यान रखें कि यह जो है हम जो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी वह डाउन टू अर्थ मैगजीन से ही लेते हैं। तो इस तरह से अब यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों।